वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉफिट सॉन्ग बाय पॉल लिंच। पॉल लिंच का ये नॉवल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है। डिफरेंट चीज़ों को इसमें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करते हैं, टाइटल के मीनिंग को डिस्कस करेंगे, नॉवल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके कैरेक्टर्स को एंड प्लॉट समरी को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। पॉल लिंच की बर्थ हुई थी 1977 में। ये आयरिश नॉवलिस्ट हैं एंड इनका जो लिटरेरी स्टाइल है या राइटिंग स्टाइल है वो कुछ ऐसा है, वो पोइटिक है, लिरिकल स्टाइल है एंड ये कॉम्प्लेक्स थीम को एक्सप्लोर करते हैं अपने लिटरेरी वर्क्स में। एंड जो नॉवल आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट सॉन्ग, इसको पॉल लिंच ने किससे इंस्पायर होकर लिखा था? पॉल लिंच सीरियन सिविल वॉर से इंस्पायर हुए थे, रिफ्यूजी क्राइसिस से इंस्पायर हुए थे और वेस्ट का क्या रिस्पॉन्स था इन सिविल वॉर्स की तरफ। इन सब चीज़ों को जो है वो पॉल लिंच ने ऑब्जर्व किया और इनसे इंस्पिरेशन ली और आज का जो नॉवल है वो लिखा है। फर्दर जो है वो हम नॉवल का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट सॉन्ग ये एक 2023 डिस्टोपियन नॉवल है। अब डिस्टोपियन नॉवल कौन से होते हैं? डिस्टोपियन नॉवल वो होते हैं जो कि फ्यूचर से रिलेटेड हों या फिर फ्यूचर के नियर इनको जो है वो लिखा गया हो एंड इनमें जो कंडीशंस होती हैं वो बैड से वर्स्ट की तरफ जाती हैं। मींस के इसमें कोई पॉजिटिविटी जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। चीज़ें बैड से बैड होती हैं, इवन के वर्स्ट होती हैं। ऐसे नॉवेल्स को जो है वो डिस्टोपियन नॉवेल्स कहा जाता है। तो आज का जो नॉवल है इसमें हमें कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आने वाली एंड इस नॉवल को पब्लिश वन वर्ल्ड ने करवाया था। अब हम इस नॉवल का बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट सॉन्ग जब ये नॉवल लिखा गया तो टोटलिटेरियन सिस्टम जो है वो आयरलैंड में होल्ड ले रहा था। मींस के राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी द नेशनल अलायंस, ये जो है वो आ चुके थे पावर में। अब जब ये पावर में आते हैं तो ये आयरलैंड पर आकर कंट्रोल ले लेते हैं। सिविल लिबर्टीज़ जो है वो उनको ख़त्म कर दिया जाता है एंड लोग जो है वो बहुत बुरी कंडीशन में रहना शुरू हो जाते हैं। इवन के वायलेंस की जाती है, डिसअपेरेंसेस होना शुरू हो जाती हैं। जो लोकल लोग थे वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाते थे जस्ट अपने व्यूज़ की वजह से, जस्ट अपनी वॉइसेस की वजह से। एंड इस टोटलिटेरियन सिस्टम की वजह से ये जो आयरलैंड की स्टेट थी वो एक डेस्टोपियन स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पर पहले जस्टिस था, इक्वालिटी थी, लोगों के पास राइट्स थे, लोगों के पास फ्रीडम थी। अब वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हर चीज़ को मोनिटर किया जा रहा है एंड गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ को मोनिटर करती है। यहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइफ्स को जो है वो कंट्रोल करना शुरू हो जाती है। इवन कि उनके स्मॉलेस्ट एक्ट को भी जो है वो मोनिटर किया जाता है कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, हर चीज़ को नोटिस किया जाता है। एंड इसी चीज़ को जो है ना वो इस नॉवल में डिस्क्राइब किया गया है। जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो इसी चीज़ को फेस करते हैं। आइलिश स्टैग जो कि एक वुमन है वो क्या अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती हैं, अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल करती हैं और अपनी फैमिली को वो प्रोटेक्ट करना चाहती हैं और ये जो काउटिक सिचुएशन है इससे निकालना चाहती है और फ्रीडम चाहती है। नॉवल के टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं। इस नॉवल को टाइटल दिया गया है प्रॉफिट सॉन्ग। अभी जो टाइटल है वो हमें सजेस्ट करता है कि जो वर्ल्ड है वो कभी ना कभी जो है ना वो एंड होनी ही है, या फिर ये जो वर्ल्ड है इसका हमेशा से जो है ना वो एंड लिखा हुआ है। अब ये जो एंड है वो डिफरेंट प्लेसेस पे होता है, डिफरेंट टाइम्स पे होता है। अब जैसे एक ह्यूमन बीइंग का एंड है वो किसी भी सिचुएशन में हो जाता है, डिफरेंट प्लेस पे होता है, डिफरेंट टाइम पे होता है, एक सर्टन एज में जाकर जो है ना उसका एंड हो जाता है, बट एंड होता ज़रूर है। और यही चीज़ जो है ना वो इस नॉवल में दिखाई गई है कि जो डबलिन की स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर फैमिलीज़ की जो लाइफ है वो एंड हो गई, उनकी वर्ल्ड एंड हो गई। हर किसी की जो लाइफ है उसकी जो वर्ल्ड है वो वॉर के साथ साथ जो है ना वो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट इवेंट्स पे जो है वो एंड हो रही थी। नॉवल की प्लॉट समरी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं एंड कैरेक्टर्स को भी हम जो है वो साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल की वो है आइलिस स्टैग। आइलिस स्टैग एक आयरिश वुमन है और ये डबलिन में अपने हस्बैंड के साथ रहती है। इसके हस्बैंड का नेम है लेरी एंड इसके 4 चिल्ड्रन है जिसमें मार्क, मॉली, बेली एंड बेन। ये 4 इसके चिल्ड्रन हैं। एलिस जो है वो एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो काम करती है एंड लेरी जो है वो टीचर यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव है आयरलैंड में। अब इनकी लाइफ जो है वो पीसफुल चल रही थी अभी तक, लेकिन जैसे ही यहाँ पर टोटलिटेरियन सिस्टम आता है, गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल लेती है और राइट विंग पार्टी आकर कंट्रोल लेती है, तो हर चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है। पॉलिटिकल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं एंड इवन के आयरलैंड में जो है ना वो अनरेस्ट शुरू हो जाता है। इसका जो कल्चर है वो चेंज हो जाता है, इसकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है
एंड यहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइफ्स भी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। अब गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसे इमरजेंसी पावर्स एक्ट कहा जाता है। इसमें गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी फोर्सेस को फुल अथॉरिटी दे दी, इवन के लॉ पे भी उनको कंट्रोल दे दिया और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। सीक्रेट पुलिस जो है ना वो बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, लोगों को अरेस्ट किया गया, उनके अगेंस्ट ट्रायल किए गए एंड उनके अगेंस्ट कोई चार्ज भी नहीं था, मींस कि उन्होंने कोई क्राइम भी नहीं किया था। विदाउट एनी क्राइम उन्हें अरेस्ट किया गया और उनके अगेंस्ट जो है ना वो ट्रायल्स चलाए गए। आइलिश के हस्बैंड लेरी यूनियन लीडर थे, इस वजह से सस्पेक्ट लिस्ट में वो टॉप पर थे। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इनके अगेंस्ट चार्ज ऑर्डर्स किए एंड ये टीचर्स की राइट्स को एडवोकेट करते थे। इस वजह से गवर्नमेंट इनको अपना एनिमी समझती थी, इसीलिए इन्हें अरेस्ट किया गया और पीसफुल प्रोटेस्ट में लेरी को अरेस्ट किया गया। उसके बाद एलिश ने अपने हस्बैंड लेरी को कभी दोबारा जो है वो नहीं देखा। आइलिश स्टार्ट में तो अपनी फैमिली को मेंटेन करने की कोशिश करती है क्योंकि कंडीशंस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। उसका हस्बैंड भी जा चुका था और अपने हस्बैंड को उसने एक टाइम से अब देखा भी नहीं था। आइलिश बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी एंड आइलिश के जैसे और बहुत से लोग जिनके फैमिली मेम्बर्स अरेस्ट हो रहे थे, डिसअपेयर हो रहे थे, वो भी कंफ्यूज थे कि हमारे रिजीम को क्या हो गया है, आयरलैंड को क्या हो गया है। और एक टाइम पे हमारा फेयर लीगल सिस्टम था, वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दिया गया है और वो दोबारा से जो है ना यहाँ पे नहीं आ सकता है, उसका रिवाइवल जो है वो नहीं हो सकता है। तो हर कोई कंफ्यूज था, हर कोई वरिड था इस सिचुएशन को देखकर। डबलिन की कंडीशन जो है वो वर्स्ट होती जा रही थी एंड टेंशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी। एंड टेंशन यहाँ तक इंक्रीज़ हो गई थी जब 4 बॉयज़ जो है वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं और अरेस्ट किस वजह से किए जाते हैं कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट को ये बात जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो उन बॉयज़ को जो है वो टॉर्चर करते हैं एंड उनका मर्डर कर देते हैं एंड इसके बदले में जस्टिफिकेशन ये दी जाती है कि ये एंटी रजीम बॉय थे। एलिश की एक सिस्टर है जिसका नेम एनी है और वो कनाडा में रहती है। जब एलिश ने आयरलैंड की ये सिचुएशन देखी तो इसने अपने सन बेन का जो है वो पासपोर्ट बनाना जो है वो स्टार्ट किया ताकि ये अपनी फैमिली को लेकर जो है वो कनाडा जा सके। लेकिन इसका पासपोर्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि आइलिश के हस्बैंड को जो है वो अरेस्ट किया गया था। आइलिश की फैमिली का यहाँ से जाना लिमिट कर दिया गया था, इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि आप जो है वो आयरलैंड में ही रहेंगे। आइलिश का सन मार्क जो कि 17 ईयर्स का होने वाला था, गवर्नमेंट ने इसको चूज़ किया था, इसे जो है ना वो मिलिट्री में लेकर जाया जाएगा। अभी तक मार्क जो है वो स्कूल में एजुकेशन जो है वो ले रहा था। आइलिश जो है ना वो इस चीज़ को लेकर बहुत वरिड थी कि गवर्नमेंट जो है ना वो पता नहीं मेरे सन को कहाँ लेकर जाएगी। तो ये सोचती है कि मैं अपने फ्रेंड कैरल को कहती हूँ कि मेरे सन मार्क को स्मगल करके नॉर्दर्न आयरलैंड ले जाओ ताकि ये वहाँ पर सेव रहे। अब कैरल जो है वो मार्क को स्मगल करके ले भी जाता है, बट मार्क जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड से जो है ना वो भाग जाता है क्योंकि वो रजीम के अगेंस्ट फाइट करना चाहता था और वो रिबल टीम को जो है जाकर ज्वाइन कर लेता है। एलिश इन सब सिचुएशन को देखते हुए अपने घर में हारमोनी को मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी, बट वो स्ट्रगल ही कर रही थी, कुछ भी मेंटेन नहीं हो पा रहा था। मॉली डिप्रेशन में चली जाती है, बाली को गुस्सा आता है, एलिश को जॉब से निकाल दिया जाता है। प्रो रजीम बॉस जो है वो एलिश को उसके हस्बैंड की वजह से जॉब से निकाल देते हैं क्योंकि मार्क का जो नेम है वो भी न्यूज़पेपर में आया होता है क्योंकि उसने रिबल टीम को, रिबल पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। इस वजह से आइलिश की फैमिली की प्रॉब्लम्स डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही थी। आइलिश का जो घर है और उसकी जो कार है उसे भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, इससे ले ली गई। आइलिश के जो फादर हैं साइमन, उनको डिमेंटिया डेवलप हो जाता है, शॉर्ट मेमोरी लॉस होता है जिसकी वजह से वो सारी सिचुएशन को भूल जाते हैं। आइलिश उन्हें दोबारा याद करवाती है कि क्या हो रहा है, आइलैंड की क्या सिचुएशन है, लेकिन इसके फादर साइमन जो है ना वो कुछ भी याद नहीं कर पाते, उनकी जो मेमोरी लॉस है वो हो चुका होता है। अब ये और ज़्यादा जो है वो वरिड हो चुकी थी अपने फादर की कंडीशन को लेकर क्योंकि अब वो यहाँ से जा नहीं सकती थी क्योंकि अपने फादर को ये यहाँ से जाने का कहती है तो उसके फादर कहते हैं कि ये मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। आइलिश को एक वुमन अप्रोच करती है जिसका नेम मेव होता है और वो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। ये लोगों को आइलैंड से स्मगल करके दूसरी प्लेसेस पर लेकर जाती है एंड एनी ने जो है वो इसको पे किया होता है कि मेरी जो सिस्टर है आइलिश है और उसके जो चिल्ड्रन हैं उन्हें स्मगल करके यहाँ पर ले आओ और देन उनको जो है ना वो कनाडा किसी ना किसी तरह से भेज दो। अब आयरलैंड की सिचुएशन डे बाय डे जो है वो वर्स्ट होती जा रही थी एंड सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। अब जब डबलिन में सिविल वॉर स्टार्ट होती है तो एयर रेड्स होती हैं, सिटीज़ डिस्ट्रॉय होते हैं, हर तरफ बॉम्बिंग हो रही होती है। ये रिबल्स जो है वो विक्ट्री ले तो रहे थे लेकिन इनकी ये विक्ट्री जो है वो बहुत टेम्परेरी थी बिकॉज टोटलिटेरियन सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। एलिश के नेबरहुड में एक बॉम्ब गिरता है और बॉम्ब गिरने की वजह से बैली को जो है ना वो इंजरी हो जाती है। अब जब वो इंजरी होती है तो
एलिश हॉस्पिटल्स ढूँढती है क्योंकि सारे हॉस्पिटल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लेकिन एक किसी हॉस्पिटल मिलता है, ये वहाँ पर बैली को जाकर एडमिट करवाती है। अब एडमिट तो वहाँ करवाती है लेकिन इसे जो है ना वो रात रुकने नहीं दिया जाता बैली के साथ। तो ये अपने घर पर वापस आती है, तो जब नेक्स्ट डे ये जाती है तो वहाँ पर बैली नहीं होता है। ये हर जगह जाकर ढूँढती है और नर्सेस कहती हैं कि उसे मिलिट्री हॉस्पिटल भेज दिया गया है। ये मिलिट्री हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पे भी उसको बैली जो है वो नहीं मिलता है। देन ये बैली की डेड बॉडी को देखती है जिसके साथ ब्रूटल ट्रीटमेंट किया गया था। डबलिन की ये कंडीशन देखकर एलिस, मॉली एंड बेन ये सब लोग यहाँ से जाने का जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। अब ये बसेस के थ्रू, वैन्स के थ्रू, इवन के वॉक करके जो है ना ये जाते हैं। इनकी जो जर्नी है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। एंड इवन के जो डबलिन की सिचुएशन थी वो बहुत काओटिक थी। नॉर्दर्न आयरलैंड की जो जर्नी थी वो बहुत काओटिक थी। नॉर्दर्न आयरलैंड की तरफ आइलिश, मॉली एंड बेन ही नहीं जा रहे थे। बहुत से और भी डबलिन के लोग थे जो माइग्रेशन करके नॉर्दर्न आयरलैंड की तरफ जा रहे थे। एंड जब ये वहाँ पर जा रहे थे तो इनको हरासमेंट फेस करना पड़ रही थी। एंड इसी हरासमेंट से बचने के लिए आइलिश मॉली के हेयर्स को कट कर देती है ताकि हर कोई इसे बॉय समझे और कोई इसे हरास ना करे। फाइनली आइलिश जो है वो सी के पास पहुंच जाती है और बॉट का वेट करती है। अब सब ये लोग जो हैं वो सी के दूसरी तरफ जाने के लिए रेडी थे। वहाँ पर आइलिश को होप नज़र आ रही थी, सेफ्टी नज़र आ रही थी और अपने चिल्ड्रंस का ब्राइट फ्यूचर जो है वो नज़र आ रहा था। मॉली अभी तक जो है वो डरी हुई थी और उसे लग रहा था कि चीज़ें जो है वो पॉजिटिव नहीं होंगी, चीज़ें आगे जाकर जो है वो अच्छी नहीं होंगी, ठीक नहीं होंगी। बट आइलिश जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी, होपफुल थी कि चीज़ें जो है वो बेटर हो जाएंगी। एंड ये नॉवल एंड इस तरह से होता है, आइलिश अपने बच्चों को अपने और करीब करती है, क्लोज करती है, उन्हें सिक्योर करती है, सेफ करती है और सी की तरफ जो है ना ये देख रहे हैं और बॉट का वेट कर रहे हैं। एंड इसी के साथ ये जो नॉवल है, ये जो कहानी है वो एंड हो जाती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो स्टोरी है वो समझ आई होगी आपको। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।